हेलो एवरीवन। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब हम हमारे आसपास के पदार्थ में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। तो हम अपने पहले प्रश्न के साथ रेडी हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है और उससे जानकर ही हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पदार्थ वह वस्तु होता है जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, मतलब उसका कुछ वेट होगा तथा वह किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। तो बच्चों, कुर्सी, जी हाँ, उसका द्रव्यमान होता है, वह स्थान घेरती है। तो कुर्सी हमारा पदार्थ है। वायु के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप वायु चारों जगह है तो वह स्थान घेरती है तथा उसे गुब्बारे में अगर भर दिया जाए तो हम उसका द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। बादाम, इसका द्रव्यमान भी होता है और यह स्थान घेरती है। नींबू, पानी। तो बच्चों, अब यहां पर हमने पदार्थ तो समझ लिया। स्नेह, गंध, घृणा, विचार, शीत, इत्र की सुगंध, यह सभी एक इमोशन है या आप इसे बोल सकते हैं भावना है किसी चीज के लिए, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है और कोई स्थान नहीं घेरती है, या एक प्रकार की भावना होती है कि जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति महसूस होती है। तो पदार्थ वही होता है जिसमें वह स्थान घेरे तथा उसका कुछ द्रव्यमान हो। हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यह पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में हमने सीखा था कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। तो यह रिक्त स्थान कैसे गरम गरम खाने की सुगंध आप तक पहुंचा देती है। सबसे पहले बच्चों, हमें जानना होगा कि गर्मा गर्म खाने में के कण में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, और यह ऊर्जा ज्यादा होती है। इस ऊर्जा के कारण गर्मा गर्म खाने की सुगंध वायु के कणों के साथ मिश्रित होकर, मिक्स होकर आप तक पहुंच जाती है। हमने विसरण के बारे में पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो डिफरेंट पदार्थ के कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से समावेशित हो जाते हैं। तो यहां पर आपके पास जो दो फैक्टर है, वह गतिज ऊर्जा गर्म चीजों का ज्यादा होता है, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उनमें ऊर्जा ज्यादा होती है। इसके कारण वह जल्दी जल्दी आपके वातावरण के वायु से एक साथ मिश्रित हो जाते हैं या मिल जाते हैं और आप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ठंडे खाने में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें जो उसके कण होते हैं उसमें ऊर्जा नहीं पाई जाती है। वहां पर विसरण थोड़ा स्लो हो जाता है या बहुत ही धीरे हो जाता है। तो पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, हमें यह बात समझ में आती है। लेकिन जब गर्म गर्म खाने की गंध वायु के कणों के साथ मिलकर आप तक पहुंचती है, यह विसरण कहलाता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट जाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इससे पदार्थ का यह गुण प्रेक्षित होता है कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। बच्चों, अगर मैं आपको एक अलमारी दे दूं लोहे की और बोलूं इस पर हाथ चलाओ, तो आपको चोट लगेगी, क्योंकि जो हमारा ठोस पदार्थ होता है, जो सॉलिड पदार्थ होता है, उनमें कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं और उनके बीच में जो रिक्त स्थान नगण्य होता है। लेकिन वायु में आप अपने हाथ को बहुत आसानी से चला सकते हो। वैसे ही द्रव में जो हमारा जल है, वहां पे गोताखोर पानी इसीलिए काट पाता है क्योंकि वहां पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। हाँ, लेकिन यह बात सही है कि ठोस की अपेक्षा वहां रिक्त स्थान ज्यादा होता है। पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, रिक्त स्थान होता है,
आकर्षण बल होता है, रिक्त स्थान होता है। यह सब हमने बच्चों पढ़ा है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में आप देख सकते हो, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम इसे रखते हैं। बच्चों, गैस का यह गुण क्या कहलाता है? गैस में आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है और यह संपूर्ण रूप से इधर उधर घूमती रहती है। इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। ज्यादा गतिज ऊर्जा होने के कारण यह इधर उधर बहुत ही आसानी से मूव करती है। अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण यह आसानी से मूव बर्तन में आसानी से भर जाती है। इसका आकार तथा आयतन भी अनिश्चित है। आप इसे जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार यह ग्रहण कर लेगी। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। यह भी गतिज ऊर्जा के कारण ही है बच्चों, क्योंकि गैस का जो गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है और वह इधर उधर मूव करते रहती है। बहुत ही ज्यादा उसमें गति होने के कारण वह बहुत ज्यादा मूव करती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका आकार तथा आयतन निश्चित है। इसका आकार तथा आयतन निश्चित है। इसके कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में नहीं। इसका कारण यह है बच्चों कि हवा के जो कण या जो गैस के जो कण है वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है। रिक्त स्थान सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव, फिर ठोस। अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण हवा में हम अपना हाथ आसानी से चला सकते हैं। और अगर इसके विपरीत बोला जाए तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है। तो अगर वहां पे कण एक दूसरे के बहुत पास पास चिपके हुए हैं तो वहां आपको हाथ चलाने में दिक्कत होगी। हम नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं बच्चों, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि तापमान को सेल्सियस में बदले। तो हमने क्या सीखा था कि सेल्सियस में जाने के लिए हम केल्विन में से 273 को माइनस करेंगे। तो अगर हम इसे देखते हैं कि 300 माइनस 273 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। वैसे ही अगर आप 573 केल्विन में से 273 को माइनस करोगे तो आपको 300 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मतलब आपको जब भी केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 को माइनस करना है, और सेल्सियस से केल्विन में अगर आपको आना है तो आपको 273 को ऐड करना है। इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस जब जल का तापमान होता है तो वह गैस में परिवर्तित होने लगती है। तो अगर 250 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जल ऑलरेडी गैस के कणों में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के केस में अभी भी जल द्रव से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की स्थिति द्रव
द्रव और गैस दोनों होगी। बच्चों आपने देखा होगा, घर में ही देख लेना कि जब जल उबल रहा होगा उसमें थर्मामीटर डालकर चेक करना और 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। आप एक समय देखोगे कि आपके बर्तन में जल भी है और उसी समय आप यह भी देखोगे कि वह जल धीरे धीरे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस के केस में वह पूर्ण रूप से गैस के कणों में परिवर्तित हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझना। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो बच्चों इसका क्या जवाब हो सकता है कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी इसलिए महसूस करती है क्योंकि यहां पर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के कारण हमारी हथेली ठंड महसूस करती है। जब एसीटोन और पेट्रोल हमारे हाथ पर गिरता है तो वाष्पीकरण शुरू हो जाती है। वाष्पीकरण के कारण वहां पर वह आपके हाथ पे स्थित जो लिक्विड या द्रव गिरा है वह धीरे धीरे वाष्पीकरण में वाष्प में परिवर्तित होने लगता है और वह सतह ठंडी होने लगती है। तो आप लिख सकते हो कि वाष्पीकरण के कारण बच्चों ये बहुत ही इजी है कि अगर आप किसी सतह पर जल डालते हो तो वहां पर धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है और वह सतह ठंडी हो जाती है, यह वाष्पीकरण के कारण होता है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? इसका रीजन यही है कि जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण जल्दी होने लगता है। बच्चों ये बहुत अपने अपने घरों में देखा होगा कि अगर आप स्कूल जा रहे हो और आपका दूध गर्म है तो मम्मी क्या करती है कि उसे एक बड़े बर्तन में डाल देती है और बोलती है जल्दी जल्दी ठंडा होगा। जल्दी जल्दी ठंडा होने का अर्थ यह है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, उसका एरिया बढ़ गया है। अब वाष्पीकरण की जो दर है वो ज्यादा होगी, इसलिए वहां पर चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो हमने घर में सुना है कि सूती के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं और ये पसीने को अवशोषित करते हैं। यह जो आपके शरीर से पसीना निकलता है उसे सूती कपड़े अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण बच्चों आपको ठंडक भी महसूस होती है, ठंडक भी महसूस होती है। नैफ्थलीन को खुला रखने पर यह समय के साथ कुछ ही समय में ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया या सब्लिमेशन कहलाती है। बच्चों हमने इसे डिस्कस किया है कि अगर कोई ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। यह प्रक्रिया विसरण की प्रक्रिया कहलाती है क्योंकि विसरण में पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ आसानी से मिल जाते हैं, एक दूसरे में पूर्ण रूप से समावेशित हो जाते हैं। और इसका आप लिख सकते हो, आपने देखा होगा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में जहां पदार्थ में रिक्त स्थान होता है वहां हमने डिस्कस किया है। निम्नलिखित पदार्थों के उनको कणों के आधार पर कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। आपको पता है कि आकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आकर्षण बल सबसे ज्यादा बच्चों सॉलिड में, सॉलिड बोले तो ठोस में होता है। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में फिर कम और सबसे कम होता है गैस में। यही कारण है कि वहां पे जीरो आकर्षण बल है, इसीलिए हम अपना हाथ बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो अब बता दो बच्चों यहाँ पे कौन? ऑक्सीजन एक गैस है, जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसमें सबसे कम आकर्षण बल होगा। द्रव मतलब जल और ठोस हमारा चीनी है।
तो बच्चों अब हमने क्या समझा कि आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव और गैस में तो नगण्य होता है। बच्चों अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि ऊष्मा में वृद्धि के कारण या दाब में कमी, ठोस से द्रव की अवस्था में जाने की प्रक्रिया, ठोस से द्रव की अवस्था में जाने की प्रक्रिया गलना या मेल्टिंग कहलाती है। मान लो आपको कोई बर्फ दिया है और वह पिघल कर पानी बन गया, मतलब वह पिघल गया, मतलब वो गल गया, तो गलना कहलाती है। द्रव से गैस में जाने की प्रक्रिया, द्रव से गैस में जाने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। गैस से द्रव में आने की प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? गैस से द्रव में आने की प्रक्रिया द्रव से ठोस में आने की प्रक्रिया, द्रव से ठोस में आने की प्रक्रिया को बच्चों हम कहते हैं, जल्दी बताइए, द्रव से ठोस में आने की प्रक्रिया डी जमना कहलाती है। फ्रीज हो जाना, फ्रीज हो जाना कहलाती है बच्चों। उसके बाद ठोस से गैस में जाने की प्रक्रिया, ठोस से गैस में जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और गैस से ठोस में जाने की प्रक्रिया निक्षेपण, कहीं कहीं हम इसे ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। गैस से द्रव में आने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो बच्चों ये हमारे एनसीईआरटी के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपके एनसीईआरटी के बुक पे दिया हुआ है। हमने इसे बहुत ही शॉर्ट लेवल पे डिस्कस किया है। अगर आप इसका संपूर्ण रूप से विवरण चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा सॉल्व करके आपको दूं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और समझने के लिए या आप होपफुली हम आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो उसके लिए प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। धन्यवाद।